आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 43 लाख पार। पिछले 24 घंटों में फिर आए 90,000 नए मामले। लगातार 8वें दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में 89,706 नए मामले सामने आए। इससे पहले 7 सितंबर को रिकॉर्डेड 90,802 संक्रमण के मामले आए हुए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 1115 लोगों की भारत में मौत हुई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भारत में 43 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं दुनिया में अभी भी संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से 3-4 गुना भारत में ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43,17,000 हो गई है। इनमें 73,890 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। कोरोना के कारण वही एक्टिव केसों की संख्या भारत में 8,57,000 हो गई है। वही 33,98,000 लोग भारत में ठीक भी हुए हैं। वही संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में भारत में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 3 गुना अधिक है। वही ICMR के मुताबिक 8 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 5 करोड़ 18 लाख टेस्ट सैंपल जांच किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख टेस्ट की सैंपलिंग कल की गई थी। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामलों में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के 54% मामले इसमें हैं। लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल या से अधिक उम्र के लोगों की हुई है। वह राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.69% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में गिरकर 21% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट होने की दर भारत में 78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत दूसरा स्थान पर है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने के बाद अनलॉक 4 के तहत अब स्कूल और कॉलेजों खोलने की तैयारियों में यूपी सरकार है। वहीं 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के छात्रों को कुछ शर्तों के साथ ये छात्र स्कूल जा सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोले जाएंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से शर्तों के साथ कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों के लिए सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति है। हालांकि इसके लिए अभिभावकों से लिखित में यहाँ पर अब अनुमति लेनी होगी। वही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक योगी सरकार अब 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्र 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा के छात्र शिक्षकों को सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल जाने के लिए इनको अनुमति है, लेकिन इसके लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी चाहिए। जबकि 50% शिक्षकों और अन्य स्टाफों को स्कूल में जाने की अनुमति दी गई है। बीमार कार्मिकों और गर्भवती महिलाओं, शिक्षकों को, कर्मचारियों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने की यहाँ पर सलाह दी गई है। इसके अलावा शिक्षक स्कूलों में ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। इस दौरान यदि कुछ से छात्र चाहे तो वे बैठकर प्रभाव पढ़ भी सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों के आपस में किसी तरह की कोई शेयरिंग छात्र नहीं कर सकेंगे। वही मसलन टीचर और शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। कमरे में AC टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच ही रहेगा। वही स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद और आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। स्कूलों में, कॉलेज में, स्विमिंग पूल आदि में ये सभी बंद रहेंगे। वही सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर व स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित करने होंगे। वही छात्रों व शिक्षकों को थूकने पर सख्त पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन में जो कार्मिक छात्र रह रहे हैं उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने की अनुमति नहीं है। सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा, जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीजों को वहां पर रखा जा सके। वही कॉलेजों और स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर आदि का पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश यहां पर सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। बिहार सरकार का रोजगार पर फोकस 3,745 पदों पर नियुक्ति को मिली है मंजूरी। सरकार ने मंगलवार को 3,745 पदों पर नियुक्ति के साथ साथ कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2,769, विधि विभाग से अलग श्रेणी के 976 पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जननायक कुपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल
मैधपुरा में 100 MBBS नामांकन क्षमता के साथ साथ MCI मान्यता के अनुरूप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को मिलाकर मेडिकल कॉलेज के लिए 86 और अस्पताल के लिए 270 यानी कुल 356 पद सृजन करने की मंजूरी दी गई है। साथ निश्चित तहत खोले जाने वाले 28 पैरा मेडिकल संस्थान और पूर्व से चल रहे 7 पैरा मेडिकल संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणी के लिए 1235 पदों की स्वीकृति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। पावापुरी वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए यहाँ पर 150 पद का यहाँ पर फैसला लिया गया है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 1000 दिन में इंटरनेट से जुड़ेगा हर गाँव। भारत सरकार जल्द ही स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली है। इसके लिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन तरीके से अपने फूड की डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा देश में डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन की भी शुरुआत होगी। इसमें हर व्यक्ति का एक हेल्थ ID कार्ड बनेगा जिसके जरिए इलाज करवाना आसान होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से सीधा संवाद किया। मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपये की राशि 10,000 की राशि डाली गई। इस दौरान PM ने कहा कि देश अब डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रहा है और हर कोई डिजिटल लेन देन कर रहा है। PM ने कहा है कि 15 अगस्त को हर गाँव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने का जो ऐलान मैंने किया था उसे 1000 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। PUBG मोबाइल गेम का होगा देशीकरण, भारतीय कंपनी संभाल सकती है कमान। पॉपुलर मोबाइल गेम PUBG मोबाइल गेम की कमान कोई भारतीय गेमिंग फर्म संभाल सकती है। मतलब PUBG मोबाइल गेम की पब्लिशिंग की जिम्मेदारी चीनी कंपनी टेंसेंट होल्डिंग से छीनकर भारतीय फर्म को दी जा सकती है। इस मामले में PUBG की मेन साउथ कोरिया कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन की भारतीय गेमिंग फर्म से बातचीत चल रही है। वही रिटायर्स रिपोर्ट के मुताबिक PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया लाइसेंसिंग समझौता किया जाएगा जिसमें भारतीय गेमिंग फर्म को साझेदारी बनाया जाएगा। इसमें साझेदारी इसको दी जाएगी। इस फॉर्म पर भारतीय फॉर्म पर भारत में PUBG मोबाइल गेम को चलाने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन PUBG कॉर्पोरेशन पहले ही की तरह ही PUBG का कंट्रोल मुख्य तौर पर अपने पास रखेगा और गेम पब्लिशिंग की जिम्मेदारी भारतीय गेमिंग फर्म को सौंप देगी। आपको बता दें कि PUBG मोबाइल सबसे ज़्यादा यूजर्स भारत में ही है इस मोबाइल के, इस गेम के। वही ऐसे में कंपनी को भारत से काफ़ी कमाई होती है। वही PUBG मोबाइल गेम भारत में प्रतिबंध कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद PUBG कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान किया है। ऐसे में अब PUBG मोबाइल गेम मोबाइल वर्जन के जरिए टेंसेंट अथॉरिटी इसकी नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में कहें तो भारत PUBG मोबाइल को संचालित करने का कानूनी हक चीनी कंपनी के पास भारत में नहीं रहेगा। वही PUBG मोबाइल गेम PUBG का ही हाल मोबाइल वर्जन गेम है। इसे साउथ कोरिया कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ने बनाया है। साथ ही PUBG का एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी PUBG कॉर्पोरेशन के पास ही है, लेकिन भारत में PUBG मोबाइल के प्रसार की जिम्मेदारी टेंसेंट कंपनी के पास थी। हालांकि भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद PUBG कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट होल्डिंग से ये जिम्मेदारी छीन ली है। दिसंबर तक दस्तक देगा जियो का नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन। खत्म होगा भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर चीन का दबदबा। चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच जियो ने नया फ़ोन लॉन्च करने का ऐलान किया है। जियो फीचर फ़ोन बनाने वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम यूनिट जियो अब स्मार्टफोनों की दुनिया में दस्तक देने जा रही है। जियो की तरफ से सस्ता एंड्रॉयड फ़ोन लाया जाएगा। जियो का नया स्मार्टफोन 4G और 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। जियो के इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन की दिसंबर तक लॉन्चिंग हो सकती है। जियो की ओर से गूगल के एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर करीब 10 करोड़ लो कॉस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। वही बिजनेस इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक जियो का एंड्रॉयड स्मार्टफोन कई शानदार डाटा पैक के साथ आएगा। वह रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन को इस साल दिसंबर या फिर अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि रिलायंस भारत की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। इसकी डिजिटल यूनिट में अल्फाबेट कंपनी की गूगल की तरफ से इस साल 2 जुलाई में करीब 33,102 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया था। मुकेश अंबानी की कंट्रोल वाले रिलायंस ने जुलाई में कहा था कि गूगल की तरफ से एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS विकसित किया जा रहा है जिस पर बेस्ट 4G और 5G को रिलायंस जियो डिज़ाइन करेगा। वही जियो के लिए नए स्मार्टफोन आने से चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo को जोरदार झटका लग सकता है, जो भारत में लो कॉस्ट स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी दबदबा यहाँ रखती है। इन्हीं चीनी कंपनियों पर करीब 14,713 करोड़ रुपए के भारतीय मार्केट पर इनका कब्जा है। इसमें स्मार्टफोन की हिस्सेदारी करीब 7,360 करोड़ रुपए की है। वही रिलायंस की तरफ से साल 2017 में जियो फीचर फ़ोन लॉन्च किया था। भारत में मौजूदा वक्त में जियो फ़ोन 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र इसमें हैं। इसमें ज़्यादा पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल लोग पहली बार कर रहे हैं। रिलायंस की तरफ से हर भारतीय तक स्मार्टफोन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। आपको बता दें कि रिलायंस ने
1,52,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी डिजिटल आर्मी का 33% हिस्सेदारी रिलायंस को बेच दी गई है। वहीं फेसबुक और इंटेल और क्यूकॉम को हिस्सेदार यहां पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी होगी भरपाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को लेकर सरकार की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। नष्ट हुई फसलों का बीमा की राशि मुआवजे के रूप में उन्हें मिलेगी। टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाया जाएगा। अनाज और घरेलू सामान आदि के नुकसान को भी RBCS 1.4 के प्रावधानों के अनुसार उसकी भरपाई की जाएगी। किसी भी बात की चिंता किसानों को नहीं करने की सरकार ने बात कही है। वही सरकार पूरी तरह आपके साथ है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंगलवार को उन्होंने कहा कि सीहोर जिले में बाढ़ग्रस्त ग्रामों का वो दौरा कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम जहाजपुर में 50 तथा अवंटी घाट और नहलाई और मंड गाँव में 90% घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। उन्हें दोबारा बनाने के लिए प्रति घर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित को 50-50 किलो निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 5-5 किलो खाद्यान्न नवंबर माह तक निःशुल्क उन्हें मिलेगा। वही खाद्यान्न सुरक्षा योजना के 1 रुपये किलो की दर से 5-5 किलो प्रति व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान पर हर गरीब को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को उन्होंने निर्देश दिए है कि यह सुनिश्चित कलेक्टर करे कि हर गरीब की पात्रता पर्ची बन जाए, उसे राशन लेने आसानी हो। वही मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे कर शीघ्र ही कार्य पूरा किया जाए। वही प्रभावितों को मुआवजा दिलाया जाए। जिन किसानों के खेतों को नुकसान हुआ है वह गौशाला टीट सेट टूट गए हैं, उनको खेतों में सुधार और गौशाला के टीट सेट दोबारा बनवाने के लिए मनरेगा के तहत इन्हें सहायता दी जाए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में